वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोग्राफी विद साकिर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल बायोग्राफी विद साकिर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी भी थर्ड सेमेस्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का है वो है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समाज में समय के साथ होने वाले बदलावों से है, या बदलाव पारंपरिक दृष्टिकोण, मान्यताओं, मूल्यों और संरचनाओं में होते हैं। ये परिवर्तन तकनीकी, आर्थिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक कारणों से हो सकते हैं, जो समाज की प्रगति और विकास की दिशा में योगदान करते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विकास क्या है। विकास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। विकास का तात्पर्य किसी समाज, देश या व्यक्ति की प्रगति और समृद्धि से है। यह शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से होता है, जिससे जीवन स्तर में सुधार, संसाधनों का बेहतर उपयोग और मानवीय कल्याण में वृद्धि होती है। विकास समाज को नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बहुत ही तेजी के साथ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लौकिकीकरण से आप क्या समझते हैं। लौकिकीकरण के बारे में बताएं। लौकिकीकरण का अर्थ धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समाज के जीवन में बदलाव लाना है। इसमें धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं को समाज के सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन से अलग कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया समाज में तर्क, विज्ञान और मानवाधिकारों की भूमिका को बढ़ावा देती है। चलिए दोस्तों, फटाफट से देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सांस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं। सांस्कृतिकरण के बारे में बताइए। सांस्कृतिकरण का अर्थ एक समाज में विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों का समावेश और आदान प्रदान से है। यह प्रक्रिया व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में भाषा, कला, रीति रिवाज, विश्वास और आस्था के बदलाव को दर्शाती है। सांस्कृतिकरण समाज में नई पहचान और सांस्कृतिक विविधता को जन्म देती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं। चिपको आंदोलन के बारे में बताइए। चिपको आंदोलन एक पर्यावरणीय संरक्षण आंदोलन था जो 1973 में उत्तराखंड, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। इस आंदोलन में स्थानीय ग्रामीण महिलाओं और अन्य लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए उन पर चिपककर विरोध किया। यह आंदोलन वनस्पति संरक्षण और पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रहा है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सब अति लघु उत्तरीय के प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन के प्रश्न है। चलिए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन क्या है। क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन समाज में मौलिक बदलाव लाने के उद्देश्य से होते हैं। ये आंदोलन पारंपरिक सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक ढांचों को चुनौती देते हैं और नया समाज रचनात्मक दृष्टिकोण से स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इनका उद्देश्य उत्पीड़न, असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना होता है। चलिए दोस्तों, फटाफट से देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई और किसने की। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की। इसका उद्देश्य भारतीय समाज में धार्मिक, सामाजिक सुधार लाना था। यह समाज हिंदू धर्म के अंधविश्वासों और कुरीतियों के खिलाफ था और इसका लक्ष्य एकेश्वरवाद, शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना था। चलिए दोस्तों, देखते हैं फटाफट से अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्थानीयकरण से आप क्या समझते हैं। स्थानीयकरण के बारे में बताएं। स्थानीयकरण का अर्थ है वैश्विक या बाहरी तत्वों को स्थानीय संस्कृति, परंपराओं, मान्यताओं के अनुरूप ढालना। यह प्रक्रिया किसी उत्पाद, सेवा या विचार के स्थानीय जरूरतों और परिस्थितियों के हिसाब से अनुकूलन को दर्शाती है। स्थानीयकरण का उद्देश्य किसी विशेष स्थान पर अधिक प्रभावी और स्वीकार बनाना होता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जननांकीय से क्या समझते हैं। जननांकीय क्या है। जननांकीय डेमोग्राफिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, शब्द का अर्थ किसी समाज की जनसंख्या के सांख्यिकीय पहलुओं से है, जैसे आयु, लिंग, जाति, धर्म, शिक्षा, रोजगार, जन्म दर, मृत्यु दर और आप्रवासन। यह अध्ययन समाज की संरचना, विकास और बदलाव को समझने में मदद करता है और नीतियों की योजना बनाने में सहायक होता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्रांति और विकास में क्या अंतर है, अंतर स्पष्ट कीजिए। क्रांति और विकास दोनों समाज में बदलाव के रूप हैं।
लेकिन इनमें महत्वपूर्ण अंतर हैं। क्रांति अचानक और तीव्र परिवर्तन को दर्शाती है जो अक्सर राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक ढांचे में होती है। यह परिवर्तन हिंसा या विद्रोह के रूप में भी हो सकता है। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी क्रांति ले लीजिए या अपने भारत की 1857 की क्रांति ले लीजिए। वहीं उद्विकास जो होता है, ये इवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है जिसमें धीरे धीरे बदलाव आते हैं। यह प्राकृतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक विकास का संकेत होता है जो समाज में सतत रूप से होता है। उद्विकास में बदलाव अधिक स्थिर और निरंतर होते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव। भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वैश्वीकरण ने भारतीय समाज पर कई प्रभाव डाले हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से विदेशी निवेश और व्यापारिक अवसरों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रगति दी है। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर बढ़े हैं और जीवन स्तर में सुधार हुआ है। सांस्कृतिक दृष्टि से पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ा है। इससे भारतीय परंपराओं और मूल्यों में कुछ परिवर्तन आए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया के प्रसार प्रसार ने संवाद और विचारों के आदान प्रदान को तीव्र किया है। हालांकि वैश्वीकरण ने सामाजिक असमानताओं को भी बढ़ाया है, जिससे कुछ वर्गों में आर्थिक और सांस्कृतिक अंतर बढ़े हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लघुत्तरीय क्वेश्चन का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जनतंत्रीकरण की अवधारणा दीजिए। जनतंत्रीकरण क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। जनतंत्रीकरण का अर्थ है राजनीतिक और सामाजिक ढांचे में लोकतंत्र की प्रक्रिया को बढ़ावा देना, जिससे आम नागरिकों को शक्ति और अधिकार मिले। यह अवधारणा सत्ता के विकेंद्रीकरण और लोकतांत्रिक संस्थाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी है। जनतंत्रीकरण में सरकारी फैसलों में जनता की भागीदारी बढ़ाई जाती है और उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। इसके अंतर्गत चुनावी प्रक्रिया, कानून व्यवस्था और नागरिकों के सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों को संरक्षण शामिल होता है। जनतंत्रीकरण के माध्यम से समाज में समानता, न्याय और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाता है। चलिए दोस्तों फटाफट से बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सोरोकिन के सांस्कृतिक गतिशीलता के सिद्धांत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सोरोकिन के सांस्कृतिक गतिशीलता के सिद्धांत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पीटर सोरोकिन ने सांस्कृतिक गतिशीलता, कल्चरल मोबिलिटी, सांस्कृतिक सिद्धांत पीटर सोरोकिन ने सांस्कृतिक गतिशीलता, कल्चरल मोबिलिटी सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने समाजों में सांस्कृतिक परिवर्तन और विकास के पैटर्न का अध्ययन किया। सोरोकिन के अनुसार समाजों और सांस्कृतिक बदलाव समय समय पर होते रहते हैं, जो सामाजिक संरचनाओं, मूल्यों और विश्वासों में बदलाव का कारण बनते हैं। उनका मानना था कि सांस्कृतिक गतिशीलता मुख्य रूप से 3 रूप में होती है। वैध सांस्कृतिक गतिशीलता, प्रत्येक व्यक्ति या समूह के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान। नंबर 2, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक वर्गों के बीच सांस्कृतिक बदलाव। और ऐतिहासिक सांस्कृतिक गतिशीलता, समय के साथ बड़े सामाजिक परिवर्तन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पर्यावरण आंदोलन के प्रमुख कारण बताइए। भारत में पर्यावरणीय आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं। भारत में पर्यावरणीय आंदोलन के प्रमुख कारणों में वनस्पति, जल और जैव विविधता की रक्षा शामिल है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण और शहरीकरण ने प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है, जिससे पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हुई है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और वनस्पति का विनाश भी महत्वपूर्ण कारण है। उदाहरण स्वरूप चिपको आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन ने प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक शोषण और उनकी रक्षा की आवश्यकता को उजागर किया। इन आंदोलनों ने समाज को पर्यावरणीय संरक्षण की दिशा में जागरूक किया और प्राकृतिक संसाधनों के संतुलन उपयोग की आवश्यकता को महसूस कराया। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रेखीय और चक्रीय सिद्धांतों में अंतर बताइए। रेखीय और चक्रीय सिद्धांतों में अंतर। सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत के अनुसार समाज में बदलाव एक निश्चित दिशा में होता है, यानी समाज लगातार प्रगति की ओर बढ़ता है।
यह सिद्धांत मानता है कि विकास एक निरंतर और अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए अगस्त काम्टे जो एक बहुत बड़े विद्वान हैं, अगस्त काम्टे का सामाजिक विकास का सिद्धांत, इन्होंने एक सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। वहीं चक्रीय सिद्धांत यह मानता है कि समाजों में परिवर्तन एक चक्रीय या पुनरावृत्ति प्रक्रिया होती है, जिसमें समाज एक चक्र के रूप में विकसित होते हैं। इसमें समाज कभी एक स्थिति से दूसरी स्थिति में लौट सकता है। हंटर और स्पेंसर जैसे विचारकों ने इसका समर्थन किया है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है अति लघुत्तरीय प्रश्न, सामाजिक आंदोलन के संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत बताएं। चलिए दोस्तों देखते हैं ये क्या है। संसाधन गतिशीलता सिद्धांत का प्रस्ताव है कि सामाजिक आंदोलनों का विकास और सफलता संसाधनों की उपलब्धता और उनके प्रभावी उपयोग पर निर्भर करता है। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक आंदोलनों समूहों के आवश्यक संसाधन जैसे धन, समय, मानव शक्ति और नेतृत्व का सही इस्तेमाल करना होता है। यदि किसी आंदोलन के पास ये संसाधन उचित मात्रा में होते हैं तो वह अधिक प्रभावी ढंग से समाज में बदलाव ला सकता है। इस सिद्धांत के तहत आंदोलन की रणनीतियां और गतिविधियां इन संसाधनों के संचय और वितरण का केंद्रित होती हैं, जैसे कि न्यू सोशल मूवमेंट में देखा गया। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को। पश्चिमीकरण के बारे में बताएं। पश्चिमीकरण क्या है? पश्चिमीकरण का अर्थ है पश्चिमी देशों की संस्कृति, जीवन शैली, विचारधारा और संस्थाओं का अन्य समाजों में समावेश और प्रभाव। यह प्रक्रिया आधुनिकता, विज्ञान, शिक्षा और औद्योगिकरण से जुड़ी हुई है। चलिए दोस्तों भारत में पश्चिमीकरण के प्रभाव के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। भारत में पश्चिमीकरण के प्रभाव के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। भारत में पश्चिमीकरण के कारण कई सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं। शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजी माध्यम और पश्चिमी विज्ञान का समावेश हुआ है, जिससे भारतीय समाज में नई सोच और दृष्टिकोण का विकास हुआ। औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण पारंपरिक कृषि समाज में बदलाव आया। महिलाओं के अधिकारों में सुधार, न्यायिक और राजनीतिक संस्थाओं में पश्चिमी ढांचे का प्रभाव भी देखने को मिला। हालांकि यह पारंपरिक भारतीय मूल्यों और संस्कृति के लिए चुनौतीपूर्ण भी था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सामाजिक आंदोलन क्या है? सामाजिक आंदोलन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सामाजिक आंदोलन एक संगठित प्रयास है जिसका उद्देश्य समाज में बदलाव लाना होता है। यह आंदोलन किसी सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक मुद्दे पर जन जागरूकता फैलाने और सुधार लाने के लिए होते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं सामाजिक आंदोलन के प्रकार। सामाजिक आंदोलन के बारे में अभी हम लोगों ने जाना। सामाजिक आंदोलन कितने प्रकार का होता है अभी ये जानेंगे। सामाजिक आंदोलन के प्रकार। सामाजिक आंदोलन के प्रकार नंबर 1 सुधारात्मक आंदोलन। सुधारात्मक आंदोलन समाज में सुधार लाने के लिए समाज में सुधार लाने के उद्देश्य से होते हैं, जैसे महिला अधिकार आंदोलन। चलिए दोस्तों दूसरा जो आंदोलन है क्रांतिकारी आंदोलन, समाज की मौजूदा संरचना को बदलने के लिए होते हैं, जैसे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन 1857 की क्रांति। नंबर 3 रक्षात्मक आंदोलन, किसी विशेष संस्कृति या अधिकार की रक्षा के लिए होते हैं, जैसे पर्यावरण आंदोलन। और चौथा जो आपका आंदोलन है किसी नीतिगत निर्णय या व्यवस्था के खिलाफ होते हैं, जैसे किसान आंदोलन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को, बहुत ही तेजी से बढ़ते हुए आगे। आधुनिकीकरण के बारे में बताएं। आधुनिकीकरण के बारे में बताएं। आधुनिकीकरण का अर्थ है समाज के परंपरागत और रूढ़िवादी ढांचे को बदलकर आधुनिकता की ओर अग्रसर होना। इसमें विज्ञान, तकनीकी उन्नति, शिक्षा और सांस्कृतिक बदलाव प्रमुख तत्व होते हैं। आधुनिकीकरण का उद्देश्य जीवन स्तर को बेहतर बनाना, सामाजिक संरचनाओं को नया रूप देना और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देना होता है। यह प्रक्रिया औद्योगिकरण, शहरीकरण और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विकास से जुड़ी हुई होती है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय समाज पर आधुनिकीकरण के प्रभाव के बारे में बताएं। भारतीय समाज पर आधुनिकीकरण के प्रभाव। आधुनिकीकरण ने भारतीय समाज में कई सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डाले हैं। नंबर 1 शिक्षा में सुधार। आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार हुआ। अंग्रेजी शिक्षा और विज्ञान में प्रगति ने समाज में ज्ञान और सूचना को प्रसार किया। उच्च शिक्षा के अवसर बढ़े और आधुनिक तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिला। चलिए दोस्तों और देखते हैं क्या क्या हुआ इससे। सामाजिक संरचना में बदलाव भी हुए।
परंपरागत जातिवाद और वृत्तिसत्तात्मक ढांचे में कुछ हद तक बदलाव आया। महिलाओं को शिक्षा और कामकाजी जीवन में हिस्सेदारी का अवसर मिला। इसके अलावा आधुनिकता के प्रभाव से शहरीकरण और वर्गीय गतिशीलता में वृद्धि हुई। चलिए दोस्तों और देखते हैं आगे क्या क्या हुआ। कृषि और औद्योगिकरण आधुनिकता। कृषि और औद्योगिकरण आधुनिकता। आधुनिकीकरण ने भारतीय कृषि में सुधार किए, जैसे नए कृषि उपकरणों और तकनीकों का इस्तेमाल। औद्योगिकरण ने रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए और भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धी बनाया। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव। हालांकि आधुनिकीकरण ने पश्चिमी संस्कृति और जीवन शैली को भारतीय समाज में प्रभावित किया, जिससे पारंपरिक भारतीय मूल्यों और रीति रिवाजों में बदलाव आया। यह सांस्कृतिक असमानताएं और संघर्ष भी उत्पन्न करता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और आगे। कुल मिलाकर आधुनिकीकरण ने भारतीय समाज को समृद्धि और प्रौद्योगिकी से सुसज्जित किया, लेकिन इसके साथ ही यह सांस्कृतिक संघर्षों और सामाजिक असमानताओं को भी जन्म देता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है महिला आंदोलन। महिला आंदोलन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से। महिला आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन है जिसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना और समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाना है। यह आंदोलन महिलाओं को समान अधिकार, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्य करता है। चलिए दोस्तों देखते हैं भारत में महिला आंदोलन के विभिन्न चरण। भारत में महिला आंदोलन के विभिन्न चरण बताएं। भारत में महिला आंदोलन के विभिन्न चरण। प्रारंभिक चरण 19वीं सदी। प्रारंभिक चरण 19वीं सदी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। भारत में महिला आंदोलन की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान हुई। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और रानी दुर्गावती जैसी शख्सियतों ने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। इस समय के प्रमुख मुद्दे थे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं की शिक्षा। महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए कई सुधार आंदोलनों की शुरुआत हुई। चलिए दोस्तों और दूसरा देखते हैं क्या क्या हुआ। स्वतंत्रता संग्राम और महिला भागीदारी। 20वीं सदी की शुरुआत। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। लक्ष्मीबाई, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू जैसे नेता महिला अधिकारों के लिए सक्रिय रहे। महिलाओं ने राजनीतिक अधिकारों, वोटिंग अधिकारों और स्वतंत्रता संग्राम में अपनी सक्रिय भागीदारी को सिद्ध किया। इस समय में आंदोलन ने एक नया मोड़ आया, जिसमें न केवल सामाजिक सुधार बल्कि राजनीतिक अधिकारों की भी बात की गई। चलिए दोस्तों तीसरी चीज देखते हैं। आधुनिक महिला आंदोलन। आधुनिक महिला आंदोलन इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 1960 से 1980 के दशक में यह हुआ। 1980 के बीच में हुआ। 1960 के दशक से 1980 के दशक तक महिला आंदोलन में अधिक स्पष्टता आई। इस समय महिलाओं ने समान वेतन, कार्यस्थल पर यौन शोषण, महिला शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन और महिला अधिकारिता जैसे कार्यक्रमों में महिला आंदोलनों को प्रोत्साहित किया। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। समकालीन महिला आंदोलन। नहीं, अभी समकालीन महिला आंदोलन उसी का पार्ट है ये। समकालीन महिला आंदोलन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 1990 के दशक से लेकर अब तक महिला आंदोलन ने कई नए आयामों को छुआ। महिलाओं के खिलाफ हिंसा, बलात्कार, घरेलू उत्पीड़न और कार्यस्थल पर भेदभाव जैसे मुद्दे प्रमुख बने। इनके साथ ही महिलाओं ने नेतृत्व में अनेक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव आए हैं। महिला आरक्षण, समान वेतन और शिक्षा अधिकार जैसे आंदोलन आज भी जारी है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पैरेटो के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं पैरेटो के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन।
पैरेटो एक बहुत बड़े विद्वान है, बहुत ज़बरदस्त विद्वान है। विल्फ्रेडो पैरेटो ने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में समाज स्थिरता और परिवर्तन के बीच के संतुलन को समझाने का प्रयास किया। पैरेटो का मानना था कि समाज में परिवर्तन दो प्रकार की शक्तियों द्वारा प्रेरित होता है। लोगों का एक छोटा हिस्सा जो समाज के नेतृत्व और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेता है, और बड़ा हिस्सा जो सामान्य रूप से समाज में बदलाव का पालन करता है। इसके साथ ही उन्होंने समाज के परिवर्तन को सर्कुलेशन ऑफ एलाइट्स के रूप में समझाया, जिसमें एक ही वर्ग या समूह के लोग एक दूसरे के स्थान पर आते रहते हैं, लेकिन समाज का मूल ढांचा अपरिवर्तित रहता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आलोचनात्मक मूल्यांकन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आलोचनात्मक मूल्यांकन सामाजिक असमानता की अपेक्षा। पैरेटो के सिद्धांत में समाज में व्याप्त असमानता और संघर्षों की सही तरह से पहचान नहीं की गई। उनके सिद्धांत में केवल नेतृत्व के बदलाव पर जोर दिया गया, जबकि सामाजिक असमानताओं को दूर करने की प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दिया गया। चलिए दोस्तों, और आगे जानने की कोशिश करते हैं। सिद्धांत की सरलता। पैरेटो ने अपने सिद्धांत को अत्याधुनिक सरल तरीके से प्रस्तुत किया, जो समाज के जटिल और विविध तत्वों को ठीक से नहीं समझाता। उनका विचार था कि सत्ता का परिवर्तन केवल एक एलाइट वर्ग द्वारा होता है, लेकिन समाज के व्यापक वर्गों के संघर्ष और विभिन्न दबावों को नकारा नहीं जा सकता। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं सामाजिक परिवर्तन का निरंतरता। पैरेटो के अनुसार समाज में परिवर्तन केवल नेतृत्व परिवर्तन के रूप में होता है, लेकिन समाज में गहरे और व्यापक बदलाव की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जो पैरेटो के सिद्धांत से ठीक से परिभाषित नहीं है, जैसे कि शिक्षा, संस्कृति और आर्थिक सुधार, जो सामाजिक ढांचे में वास्तविक बदलाव लाते हैं, पैरेटो द्वारा नज़रअंदाज किए गए हैं। चलिए दोस्तों, और आगे जानने की कोशिश करते हैं। वास्तविकता से दूर। पैरेटो के सिद्धांत में यह दृष्टिकोण था कि समाज में केवल एक छोटा वर्ग ही सत्ता पर काबिज रहता है, लेकिन यह व्यवहारिक रूप से हर समाज में सशक्त विरोध और संघर्ष होते हैं, जो पैरेटो के सिद्धांत में उपेक्षित रहते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।